वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटेरिया यानी कि हमारे प्यारे प्रवीण सर की जो नई किताब आई है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की, उसके प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें टोटल 37 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आज सेट नंबर 1 से 3 तक लगाने वाले हैं। जिन लोगों का बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? बिहार के जिस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं वह भाग है दक्षिणी भाग। अगला प्रश्न है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था गिरिब्रज को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह स्थित है बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान का विरोध किया था वह सुल्तान था दरिया खां नुहानी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं भोजपुर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वह थे फर्रुखसियर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो दोस्तों बंगाल का वह नवाब था मीर कासिम। अगला प्रश्न है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जिस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था वह राजनेता थे सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, पटना का चर्चित
सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान जो जिला प्रभावित हुआ था वह जिला था सारण, वैशाली तथा पूर्णिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का जो क्षेत्र प्रभावित हुआ था वह क्षेत्र था शाहाबाद तथा गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था स्वामी सहजानंद ने, राहुल साकृत्यायन ने, करियानंद शर्मा ने तथा यदुनंदन शर्मा ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था 27 नवंबर 1921 को। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना तथा भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजरुल हक। अगला प्रश्न है, देशेर कथा के लेखक कौन थे? देशेर कथा के लेखक थे सखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या है 203। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कराया गया था 1952 में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है बिहार के पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का।
अगला प्रश्न देखते हैं, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है 6 माह तक। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1968-69 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का परसेंट क्रमशः क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का परसेंट है 88.7% ग्रामीण तथा शहरी परसेंट है 11.3%। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों पहले तथा दूसरे स्थान पर हैं, पहले स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा दूसरे स्थान पर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो कि सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा की स्थापना की गई थी 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का जो जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है वह है शिवहर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाए जाते हैं? बिहार के जिस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाए जाते हैं वह क्षेत्र है दक्षिण पूर्व का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को जिस नाम से जानते हैं वह है बांगर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर। अगला प्रश्न है, बिहार की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो दोस्तों बिहार राज्य की भू आकृति है आयताकार की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को विभाजित किया गया है CWG से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो दोस्तों वह मिट्टी है कछाड़ी मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो दोस्तों बिहार के 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात स्थित है बिहार के नवादा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में स्थित नहीं है वह जलकुंड है लक्ष्मण कुंड, जबकि सूर्य कुंड, गोखुक कुंड, मखदुम कुंड यह तीनों कुंड राजगीर में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिला को
मक्का का घर कहा जाता है? मक्का का घर कहा जाता है बिहार के बेगूसराय जिले को। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो दोस्तों, बिहार के सारण जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनिस। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था वह कौन था? तो दोस्तों, वह था बिहार बंधु। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो दोस्तों, बिहार का वह स्थान था चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी RN माधोलकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण जिस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था वह थे इंद्रद्युम्न पाल। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार का अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन ऐबक को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खां करानी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? आईने अकबरी के अनुसार बिहार 7 सूबा या सरकार में विभक्त था। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। अगला प्रश्न है, बिहार में विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों, वह ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में स्थित हैं 3 महाजनपद।
ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जिस शासक के समय शुरू हुआ था वह थे बिंबिसार। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को जाना जाता था पर्ण के नाम से। अगला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जिस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी वह थे धर्मपाल। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में हुआ था 1198 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल हैं चावल, गेहूं तथा मक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो दोस्तों वह नदी है कर्मनाशा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में बेधियन चट्टानें पाई जाती हैं? बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बेधियन चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? कॉप की बहुलता पाई जाती है वह मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है? बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? जिस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है वह नदी है गंडक नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो दोस्तों वह फसल है चावल। अगला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को 1991 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के वैशाली, अररिया, किशनगंज
तथा सुपौल क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है बिहार के रोहतास जिले में। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 935। अगला प्रश्न है, बिहार की औसत वर्षा कितनी है? बिहार की औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या है 101। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है मुख्यमंत्री में। अगला प्रश्न है, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? अरवल को स्थापित किया गया था 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? पंचायतों के गठन की बात की गई है वह अनुच्छेद है 243 का बी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसी राज्य में किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंदन कानूनगो। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है? बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है महाधिवक्ता को, कुलाधिपति को, मुख्यमंत्री को तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। चलिए आगे देखते हैं सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः थी 54 तथा 22। 54 हो जाएगी लोकसभा की तथा 22 राज्यसभा की। अगला प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? महाधिवक्ता को वर्णन किया गया है अनुच्छेद 165 में। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे सतीश प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे कम जिला वाला प्रमंडल हो जाएगा भागलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान होता है राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? बिहार में लोकसभा हेतु 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है जिला दंडाधिकारी को। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला हो जाएगा किशनगंज। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है बिहार राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को लागू किया गया था 2015 में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट उत्पादन में अग्रणी है बिहार का पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों वह मिट्टी है केवाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, कड़मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कड़मनासा नदी बिहार के चौसा के निकट गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में स्थित नहीं है वह जलकुंड हो जाएगा गोमुख कुंड, जबकि सीता कुंड, ऋषि कुंड तथा रामेश्वर कुंड यह तीनों कुंड मुंगेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना स्थित है कोसी नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला हो जाएगा शेखपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है बिहार के सहरसा जिले में। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? जिस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी वह थे देवपाल। अगला प्रश्न है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्राप्त की थी चेरो शासकों से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था दरिया खां नुहानी को। अगला प्रश्न है, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था 26 जून 1539 को। अगला प्रश्न है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किस में है? तो दोस्तों इसकी चर्चा है तारिक ए दाऊदी में। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? अकबर ने 1580 में बिहार में जिस गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया था वह थे खान ए खानम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों वह मुगल शासक थे अकबर। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने बिहार के जिस क्षेत्र का भ्रमण किया था वह थे मुंगेर, राजगीर, भागलपुर तथा पटना। अगला प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए जिस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी वह वर्ष था 1717 का। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों वह मुगल शासक थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक बना 1664 में। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था 16 दिसंबर 1916 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो दोस्तों फांसी की सज़ा हुई थी खुदीराम बोस जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई। अगला प्रश्न है,
बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? बिहार आने वाला चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? अशोक के स्तंभ लेखों में से जो बिहार में स्थित नहीं है वह है टोपड़ा, जो कि दिल्ली में स्थित है, जबकि लोरिया अरेराज, रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़ यह तीनों स्तंभ लेख बिहार में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कर्णिक ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो दोस्तों वह बौद्ध विद्वान थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संहिता का अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तीस ने। तीसरा तीस। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? हर्यक वंश के पश्चात मगध पर जिस वंश का उदय हुआ था वह वंश था शिशुनाग वंश। थैंक यू।